Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach। तो आज हम करने वाले हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कानपुर यूनिवर्सिटी पीएच सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 2। ये पेपर आपका 12 फेब को है। आई होप कि आपका पेपर 1 अच्छा गया होगा। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिली है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपका पेपर कैसा गया, आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ से मिले हैं। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट लिखते हैं और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे सोशलॉजिकल, जो आपका पेपर 2 है, 12 फेब को है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे है वो भी आपको समझ में आएगा। और अगर इसी से रिलेटेड किसी भी टाइप का कॉन्टेक्स्ट चेंज करके भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ आश्रम पद्धति स्कूल। ठीक है, देखते हैं। आश्रम पद्धति स्कूल फॉलोज द ट्रेडिशन गुरुकुल सिस्टम, ओके, वेयर स्टूडेंट्स live and learn in a residential setup under the guidance of teachers। ठीक है, जो हॉस्टल में रह के आश्रम पद्धति का स्कूल का मतलब है जो एक गुरुकुल ट्रेडिशन हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम पर था, तो रहते हैं वहीं पर रहकर लर्न करते हैं और टीचर्स के गाइडेंस में रहते हैं। इट एम्फसाइज द होलिस्टिक एजुकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स एंड नर्चर वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। क्लियर? चलिए इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। रेजिडेंशियल सिस्टम, सबसे पहले तो इसमें रहने के लिए बच्चों की जगह होती है। आश्रम पद्धति स्कूल्स फॉलो अ गुरुकुल स्टाइल रेजिडेंशियल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लिव टुगेदर। ओके, थोड़ा मैंने इजी किया है और शॉर्ट में आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट देने की कोशिश की है। जैसा कि आप लोगों ने मैसेज किया कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट और हेडिंग्स बता दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा छोटा करके, क्योंकि इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन। अगर शॉर्ट में आता है तो इसको ही ऐसे ही भी लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग में आता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, होलिस्टिक एजुकेशन focus on all around development of students including moral, physical and intellectual growth। since they are living with in the hostels या आश्रम, तो टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको मॉरली स्ट्रॉन्ग करना, फिजिकली भी उनका हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके लिए तो वो स्कूल में है ही। तो इस तरह से होलिस्टिक एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। सेल्फ सफिशिएंसी encourages students to engage in daily chores, promoting self-reliances and डिसिप्लिन। सिंस जब बच्चा हॉस्टल में रहता है, अकेले रहता है, तो वो अपने डेली के काम का, जो आजकल बच्चे घर पर तो कुछ भी नहीं करते हैं, पेरेंट्स ही उनकी हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, बट जब वहाँ पे रहता है तो वो अपने डेली के काम भी, जो डेली लाइफ के हैं, उनको भी अच्छे से करता है, और साथ में मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनता है वो, और एक डिसिप्लिन होता है, क्योंकि हॉस्टल या आश्रम में आप जानते ही हैं कि पूरा टाइम टू टाइम एवरीथिंग होती है, तो एक डिसिप्लिन भी वहाँ से मेंटेन होता है कि एक फिक्स टाइम आपका ब्रेकफास्ट होगा, देन लंच होगा, देन स्नैक्स होगा, देन डिनर होगा, एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी एक फिक्स टाइम होता है जिस पर आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड लर्निंग एम्फेसाइजेस ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी अलॉन्ग विथ मॉडर्न एजुकेशन। ओके, तो वैल्यू बेस्ड भी देखिए, एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सिर्फ आपको मतलब साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी, साथ में आपको एक मॉरली भी स्टूडेंट को मॉरल एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ लिख के आप चाहे जैसे हो जाए, लेकिन अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, ट्रू ह्यूमन बीइंग के लिए मॉरल वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशनल कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी भी, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, द क्लोज टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, सिंस टीचर आर लिविंग विद द स्टूडेंट्स, सो दोनों का कनेक्शन जो है वो एक क्लोज कनेक्शन हो जाता है। टीचर एक्ट्स एज ए मेंटर गाइडिंग स्टूडेंट्स इन बोथ एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट, तो जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी टीचर का एज ए गाइड काम करता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज इंटीग्रेटेड विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस तरह की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है।
सिंपल एंड नेचुरल लाइफ स्टाइल, तो स्टूडेंट्स फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन विथ योगा, मेडिटेशन एंड हेल्दी लिविंग। तो मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा लग्जीरियस माहौल तो होता नहीं है आश्रम पद्धति में। जो हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप नवोदय विद्यालय समझ सकते हैं जहाँ पर रहकर ही पढ़ा जाता है, या आर्मी स्कूल्स हैं, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो इस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे एक नेचुरल लाइफ स्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा कुछ लग्जीरियस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल इंटीग्रेशन। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे अच्छे से। 10 पॉइंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, 9 to 10 पॉइंट्स हैं, और इनको जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो अपने दिमाग में रखेंगे, वहाँ जाके उनको आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। इनकरेजेस द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन। क्लियर हो गया है। कम्युनिटी लिविंग प्रमोट्स टीम वर्क, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स। तो जब बच्चे एक दूसरे बच्चे के साथ में ही रह रहे हैं, एक ग्रुप में रह रहे हैं, हॉस्टल्स में तो एक एक कमरे में कई बच्चे भी रहते हैं, ठीक है, तो एक उनके अंदर एक कोऑपरेशन की भावना डेवलप होती है, टीम वर्क को प्रमोट करता है, और एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है। अफोर्डेबल एजुकेशन डिज़ाइन फॉर रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, ऑफन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नवोदय विद्यालय है या आर्मी स्कूल है, ऐसे कई तरह के स्कूल हैं जो खास तौर पे रूरल एरिया के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक कुल मिला के आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आश्रम पद्धति के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद लास्ट में मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अपना अगर कंटेंट इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद इन्हीं सारी पॉइंट्स से एक एक लाइन बना के पूरा 3 to 4 लाइन का एक पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो उससे आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करूँगी, ठीक है। राइट द करेक्टरिस्टिक, अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो प्लीज़ आप 1.5x स्पीड करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 2 से 3 बार सुनेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसको हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या KGBV से भी आ सकता है, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। वॉज लॉन्च्ड इन 2004 अंडर द सर्व शिक्षा अभियान विच इज़ SSA। ओके, इसी के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था 2004 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी, पर्टिकुलरली इन रूरल एजुकेशनल बैकवर्ड एरिया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी, थोड़ा पिछड़े वर्ग के जो गर्ल्स थी, उनके लिए एक हॉस्टल, यहाँ पर एक हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया जाता था। ठीक है, रेजिडेंशियल ये स्कूल्स होते थे फॉर गर्ल्स जो कि अनप्रिविलेज्ड हैं या मतलब दूसरी जगह पे हैं, रूरल एरियाज़ की जो गर्ल्स हैं उनके लिए। तो समझ में आ गया होगा इंट्रो से कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय है क्या और ये कब लॉन्च हुआ था। नाउ मूविंग टू द करेक्टरिस्टिक्स। रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर गर्ल्स provide free residential schools for girls from disadvantaged backgrounds, especially SC, ST, OBC and minority communities. क्लियर, नथिंग इज डिफिकल्ट। देखिए बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, आप 2 से 3 बार देखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, फोकस ऑन ड्रॉप आउट गर्ल्स, तो जो लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, सेकंड थर्ड तक पढ़ा, फिर गांव में तो लोग लड़कियों को घर पे बैठा लेते हैं, तो उनके लिए उन पर फोकस किया गया। डिज़ाइन टू ब्रिंग बैक आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स इनटू द एजुकेशन सिस्टम। तो सिंस वो अपनी गर्ल्स जो उनकी बेटियां हैं उनको लेकर वो थोड़ा सा कंसर्न होते हैं सिक्योरिटी एंड ऑल को, तो इसलिए ये स्पेशली फॉर गर्ल्स ही बनाया गया। ठीक है, फ्री एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़, एजुकेशन पूरी तरह फ्री थी। ऑफर फ्री एजुकेशन, अकोमोडेशन, फूड, यूनिफॉर्म एंड लर्निंग मटेरियल। क्लियर हो गया? चलिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इम्पार्ट्स स्किल्स लाइक टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी फॉर सेल्फ रिलायंस। मीन्स अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनको ये सारी स्किल्स भी, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जेंडर sensitization encourages awareness about women's rights, social issues and empowerment। अगेन वही है कि अपने राइट्स के लिए अपने क्या इश्यूज़ हैं और कैसे आपको अपने समाज में अवेयर रहना है, बीइंग अ गर्ल, कैसे अपने आप को सेव भी करना है, अपने राइट्स को भी देखना है और अपनी ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी है। तो इस तरह की उनको टीचिंग्स दी जाती थी। क्वालिफाइड फीमेल टीचर्स, यहाँ पर क्वालिफाइड फीमेल टीचर्स को भी लाया गया और साथ में उनको क्रिएट करने की कोशिश की गई। प्रेफरेंस इज गिवन टू फीमेल टीचर्स टू क्रिएट अ कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। सिंस गर्ल्स का ही यहाँ पर
एजुकेशन थी, तो फीमेल टीचर्स जो थी क्वालिफाइड, उनका यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, कल्चर प्रोग्राम्स एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट इज कॉमन इन द एजुकेशन, आप हर जगह पे लगा सकते हैं। क्लियर, कुछ इसमें से 3 से 4 पॉइंट आप कॉमन ढूंढ लेंगे, वो हर जगह पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो सेम जितनी भी हमारी जो मिशन आते हैं या जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनका ओवरऑल तो मोटिव यही होता है ना कि कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप और जगह भी जोड़ सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, पॉइंट्स दिमाग में बैठा लीजिए, उसके अंदर आप अपना एक्सप्लेन करके लिख देंगे। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट इंश्योर्स अ सिक्योर एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर फॉर गर्ल्स एजुकेशन। क्लियर, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। नाउ मूविंग टू द गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव। अब सिंस इस तरह के स्कूल्स में हमेशा गवर्नमेंट फंड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसमें फंडिंग की तो इंपॉर्टेंस बनती है, तो गवर्नमेंट इसको फंड करती है। ऑपरेटेड अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड गर्ल। ओके, नाउ अगेन मैंने बोला है कॉन्क्लूजन यहाँ पर डाल देंगे, जिससे आपका 4 to 5 जो तो आप पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि आपने राइटिंग का पैटर्न देख लिया है जो मैंने बताया है। बार बार उसको डिस्कस करके हम यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम। ठीक है, अब एक कॉमन स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया गया था बाय कोठारी कमीशन, ये आपको याद रखना है। The common school system, which is CSS, was proposed by Kothari Commission 1964 to 66 to promote equitable and inclusive education for all children irrespective of socio-economic backgrounds. सिंस देखिए हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे 1947 में, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ है, उसके बाद हमारी अपनी गवर्नमेंट आई है, तो सबसे मेन इशू था यहाँ पर गरीबी, पॉवर्टी और साथ में एजुकेशन। दोनों ही मेन इशू थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को ही प्रमोट किया जाता था। तो एजुकेशन के लिए कोठारी कमीशन 1964 से 66 में ये लेकर आए हैं। देख लेते हैं। इट वॉज फॉर्मली प्रपोज्ड इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखिए, इट वॉज नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया, बट ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टेट वाइज अपने अपने इश्यूज होते हैं, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंटेड नहीं थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके चेक कर लेते हैं। Equal educational opportunities ensures that children are from all backgrounds receive the same quality education। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले तो सिर्फ जो अपर क्लास के लोग होते थे उन्हीं के बच्चे पढ़ने जाते थे। ठीक है भाई, बैकवर्ड या पिछड़े जो जाति के लोग थे या पुअर पीपल थे, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं पाते थे, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें लाया गया। इसी का नाम है कॉमन स्कूल सिस्टम, क्योंकि सबको इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड कराना इसका मेन जो है उद्देश्य था। ठीक है, नेबरहुड स्कूल। अब सिंस आप देखिए, अगर आपको सबको शिक्षा देनी है तो आपके अगल बगल में लोकेलिटी में भी तो स्कूल होना चाहिए, तब तो अदरवाइज कैसे कोई दूर दूर तक स्कूल में जाएगा। तो एवरी चाइल्ड शुड अटेंड अ स्कूल इन देयर लोकेलिटी, रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। ठीक है, तो जो नियर बाई स्कूल होते थे उनमें इस तरह की चीज़ों को लाया गया, डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस किया गया, और सेग्रीगेशन जो अलगाव कर देते हैं, इधर से कुछ को अलग कर देते हैं, तो वो सब चीज़ों पर वर्क किया गया। एलिमिनेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बाय कॉमन स्कूलिंग। तो इनका एम क्या था कि जो गैप है एक रिच और पर्सन और पुअर पर्सन के बच्चे में, उसको किसी एक ब्रिज के थ्रू, गैप के थ्रू, मतलब सोशल इक्वलिटी लाना। ठीक है, quality education for all, focus on high quality teaching learning without financial or social barriers. Clear, nothing is difficult. No discrimination in admission. School should admit students regardless of caste, religion, gender और economic status. ठीक है, तो equality की बात हो रही थी, तो हमें ये सब discrimination लाना ही नहीं है। Now government responsibility. The state must ensure that all school must meet a common standard of infrastructure, teachers and curriculum. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? गवर्नमेंट की, कि कॉमन अगर सिस्टम लाए हैं तो पहले हर जो स्कूल है उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, टीचर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, उनके लिए करिकुलम तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी थी? गवर्नमेंट की थी।
Now moving to the next point, which is free and compulsory education. Obviously promote free education up to a certain level for all children. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रमोशन वहीं से चालू हो गया था. मैंने आपको बताया इंडिया में बहुत गरीबी थी और एजुकेशन का लेवल तो बहुत ही नीचे था. सिंस जब ब्रिटिशर्स थे तो वो सिर्फ अपने ही अपर मिडिल क्लास को या अपर लेवल के लोगों को ही एजुकेट करते थे. उनके लिए जो लोअर बैकग्राउंड के लोग थे उनका तो कहीं एजुकेशन में से लेना देना नहीं था. ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ों फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाने लगी जिससे पुअर पर्सनस के भी बच्चे इनरोलमेंट कराएं. Now integration of various boards encourages a unified education system instead of multiple parallel boards, government and private. तो वहीं धीरे धीरे से वहाँ से CBSE, ICSE और जो स्टेट बोर्ड्स हैं ये सब वहाँ से उनका एक इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया. होलिस्टिक डेवलपमेंट. ऑब्वियसली होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ द मेन पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी एजुकेशन सिस्टम. जो भी हमारी स्कीम आती हैं वो इस पर ही बेस्ड होती हैं. ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू एकेडमिक्स, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. नाउ लास्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट. ठीक है, डेमोक्रेटिक और इन्क्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना. इनकरेजेस पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल. क्लियर हो गया. अगेन मैं बता रही हूँ, बार बार मैं बोलती हूँ कि शायद किसी के भी दिमाग में नहीं आ रहा है या कुछ भूल रहा है तो उसे याद रहे, इसलिए सेम चीज़ मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ. कंक्लूजन लिख देंगे आप लोग. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिस्क्राइब द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल्स. लॉन्ग में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर. देखिए मैं सारे वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कोशिश की है कि हर टॉपिक को मैं एक बार टच कर लूँ. जैसे भी एग्जाम पे आपके क्वेश्चन आए तो आपके लिए कुछ नया ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था. तो आई हैव ट्राइड कि ईच एंड एवरी टॉपिक वी शुड टच. Okay, so now coming to the Right to Education Act. The Right to Education Act which is RTE, कहीं पे RTE लिख कर आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा. 2009 is a landmark legislation in India. ठीक है, that ensures free and compulsory education for all children age 6 to 14 years. तो ये हमारा इंट्रो कि ये इंश्योर करता है 6 to 14 years तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना. It was enacted to fulfill the 86th Constitutional Amendment Act. तो ये हुआ कब था? 2002 में 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा अमेंडमेंट हुआ है वहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है. मेकिंग अ एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A. और हमें पता है कि राइट टू एजुकेशन अब हमारा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है. जैसे कि 7 फंडामेंटल राइट हैं, आप सबको पता है, उसमें से अब 6 रह गए. ठीक है, तो द एक्ट aims to bridge educational inequalities, improve access to quality education for all children. तो सिंस आप देख रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं जिससे सभी के बीच में इक्वलिटी आ जाए. और देखिए आज आज़ादी के इतने साल बाद कहीं ना कहीं हर कोई, अभी सिर्फ पिछड़ा वर्ग कुछ नहीं है, हाँ ये है कि जो पुअर हैं उनको थोड़ा सा फिर भी पीछे हैं, अदरवाइज़ हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं कि हर कोई आके, यहाँ तक कि जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक कोटा होता है. ठीक है, तो कोशिश करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि जब पॉपुलेशन लिटरेट होगी, एजुकेटेड होगी, तभी तो हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. Okay, the RT Act came into effect on 1 April 2010. तो 2009 में ये बना और 1 अप्रैल 2010 में ये इफेक्ट में आया. Now moving to the features. Features of RT Act 2009. Free and compulsory education, पहला तो यही है इसका फीचर. ठीक है, गारंटी फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स. Equal opportunities, prohibited discrimination based on caste, gender, religion, on social economic status in school admissions. ठीक है, आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स में एक ही हमारा एम है. ठीक है, तो आप ये 8 से 10 पॉइंट को लर्न कर लेंगे और सभी जगह लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि टाइम इतना कम है कि अब होल सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना इट्स नॉट ईजी टास्क. आपको पेपर को कंप्लीट करना है, उसको पास कर लेना है. अब आपका ये एम होना चाहिए अगर आप लास्ट मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और अब आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करके जाइएगा. जो पहली वाली हमने बनाई है उसको भी ध्यान से देखिएगा. मैं वीडियो का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ओके,
Neighborhood schools encourages its children to enroll in schools within their locality to improve access. तो हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर स्कूल खोले जाने लगे जिससे एनरोलमेंट ईजी हो जाए. प्राइवेट स्कूल्स ऑब्लिगेशन मैंडेट प्राइवेट स्कूल टू रिजर्व 25% ऑफ सीट्स फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. यही मैंने अभी डिस्कस किया था. नो डिटेंशन पॉलिसी प्रोहिबिटेड फेल्योर बेस्ड डिटेंशन फॉर एक्सपल्शन ऑफ चिल्ड्रन यूनिट क्लास 8. ठीक है, जिसको बाद में NEP 2020 में रिवाइज किया गया है, क्योंकि क्लास 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा. आप देखते हैं कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, पास होता चला जाता है. ठीक है, क्योंकि इसको रोकना है. अगर आप फेल कर देंगे, बार बार दूसरी क्लास रिपीट कराएंगे, तो वो जो पूरे बच्चे होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ओके, सेट मिनिमम नॉर्म्स फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर क्वालिफिकेशन एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते होंगे आप. प्राइमरी स्कूल जो है PRT, उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. टीचर के लिए क्वालिफिकेशन तो एक है ही जो उनको क्लियर करना पड़ता है, भले वो पढ़ाए ना. ठीक है, तो बैंस कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट. स्कूल्स कांट चार्ज एडमिशन फीस और कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, ये सब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आते हैं. कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, कोई एडमिशन फीस नहीं होगी. यू हैव टू टेक एडमिशन each and every child whoever is coming to your school. Okay, now continuous and comprehensive education, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCE, encourages assessment through regular performance reviews and instead of annual exam. तो इसमें क्या होता है कि आपको पूरे साल बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा के उसको छोटे छोटे टेस्ट के थ्रू आपको उसको चेक करते रहना है. ऐसा नहीं है कि पूरे साल पढ़ाते रहे और लास्ट में या टर्म 1 6 मंथली और फाइनल एग्जाम करा लिए. नहीं, आपको छोटी छोटी चीज़ों में वो चेक कराते हैं. छोटे छोटे टेस्ट ले लेके बच्चे को चेक करते रहना है. एक्टिविटीज़ को भी चेक करना है, प्रोजेक्ट को भी. तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन. कंटिन्यूअस जो चल रहा है. नाउ प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड हैरेसमेंट. ये तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब कोई भी टीचर किसी बच्चे को मार नहीं सकता है, और इसका आजकल स्टूडेंट्स बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं. प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज इन स्कूल. Focus on inclusive education, ensures education for children with disabilities, disadvantaged group, marginalized groups, communities, every. तो समझ में आ गया होगा. तो ओवरऑल मैंने देखिए बिल्कुल मेन पॉइंट लिखे हैं, इनको एलिबरेट करके आप लिखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट मिनट मैंने कहा कि आपको एक वीडियो बना के दे दूं हर उस पर. बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ आप हेडिंग ही लेकर दे दीजिए. तो मैंने सोचा कि ये बहुत आपके जितने मेन चीज़ें हैं इनमें से आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो इसको अच्छे से करके जाइएगा. अगेन यहाँ पर कंक्लूजन में आप 3 to 4 लाइन इंक्लूड कर देंगे. ओके, नाउ मूविंग टू द थ्रो लाइट ऑन द ऑन द सक्सेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया. चलिए इसको भी देख लेते हैं. कब लॉन्च हुआ था? इन 2001. ठीक है, और बाद में 2004 में इसी के अंडर कस्तूरबा गांधी विद्यालय वाला, बालिका विद्यालय वाला लॉन्च हुआ था. ठीक है, याद रखिएगा, कनेक्टेड रखिएगा. अगर दोनों का कंपैरिजन आ जाए या आप इसी में आपको कंटेंट बढ़ाना हो तो उसको भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं. ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, इसको याद रखना है, इससे भी आ सकता है. इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन विच इज़ कॉल्ड UEE. मतलब सभी के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, ये मेन एम था. सर्व शिक्षा अभियान, समझ में आया ना? सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा एक अभियान बना देना. इट वॉज इनिशिएटेड टू इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री रखी गई और अलाइन विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट. जो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 था, उसमें बाद में यही चीज़ आके कंटिन्यू हो गई. चलिए इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं. देखिए एक आधी लाइन बढ़ाने के लिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, ठीक है, या मेन पर्पस ऑफ दिस, तो इस तरह से आप लिखकर एक आधी लाइन और बढ़ा देंगे. ठीक है, आपको कंटेंट वो मैंने बताया हुआ है कितना लिखना है, कैसे लिखना है. नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए. ठीक है, इंक्रीज्ड एनरोलमेंट रेट्स. SSA significantly improved school enrollment, especially among girls and marginalized groups. तो आपको ध्यान में रखना है. देखिए अगर इनका एक सेकेंड, हाँ देखिए अगर इसका पर्पस समझ आ जाता है तो भी यही लिखना है, और अगर क्या इसका फ़ायदा हुआ ये आ जाता है तो भी यही लिखना है. भाई जो पर्पस था वही तो बाद आगे चल के फ़ायदे में बदलेगा. ठीक है, या एडवांटेज जिसे बोलते हैं. रिडक्शन इन ड्रॉप आउट रेट्स. ड्रॉप आउट रेट्स हैव डिक्लाइंड ड्यू टू मिड डे मील स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट.
ठीक है। तो मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाने लगा, स्कॉलरशिप जाने लगी, जिससे जो है इसका ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो रहा था। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ट न्यू स्कूल्स, क्लासरूम्स, टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, इम्प्रूविंग द लर्निंग एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाने लगा। बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी गांव में आप चले जाइए, बहुत सारे गांव में स्कूल में ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। ऑब्वियसली हर जगह पे आके करप्शन जो आ जाता है वो हमारी इंडिया को आगे बढ़ने दे ही नहीं रहा है, खासकर जो रूरल एरियाज़ हैं। ठीक है। टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, अपॉइंटेड एंड ट्रेंड लैक्स ऑफ टीचर्स इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उसी के चलते वो बीटीसी और वालों का, प्राइमरी एजुकेशन वालों का बहुत रोल उस समय हो गया, और उनका एक अच्छी खासी अब तो जॉब बन चुकी है वो, मतलब अच्छी खासा हर कोई चाहता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में बीटीसी टीचर्स बनना। तो वो समय लॉन्च हुई थी वो स्कीम की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ टीचर्स को प्रोवाइड कराना। Now, bridging gender gaps, promote education for girls through scheme like कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड स्पेशल लर्निंग एड्स। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए दोनों ही आ जाते हैं, आपको लग रहा है दोनों में सेम कंटेंट है, कोई बात नहीं, आप दोनों में सेम कंटेंट लिख दीजिएगा। ठीक है। उस पर क्योंकि सारे स्कीम हैं, सबका पर्पस एक ही है। हाँ, बस इंट्रो ध्यान रखिएगा कि वो कब हुआ, और उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। जैसे सर्व शिक्षा कब स्टार्ट हुआ, कस्तूरबा गांधी कब हुआ, कॉमन स्कूल कब हुआ, तो मेन इंट्रो आप जो है वही लिख देंगे, बाकी अंदर के पॉइंट्स तो सबके लिए सेम ही हैं ऑलमोस्ट। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसमें टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब 2009 आ चुका था, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात होने लगी थी। डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम्स, ई कंटेंटेड इम्प्रूव्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। Now, community participation, strengthen local governance in education through school management committees. Clear? Nothing is difficult. Now, midday meal scheme, improved nutrition and attendance rates, making education accessible to underprivileged children. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मिड डे मील स्कीम प्रीवियस वीडियोस में। फाउंडेशन ऑफ RTE 2009, तो SSA चूँकि 2001 में आया, उसके बाद वहीं से फाउंडेशन पड़ चुकी थी जो हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, विच केम इन 2009। SSA प्लेड अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, मेकिंग स्कूल अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। अगेन आप यहाँ पर लिख देंगे कॉन्क्लूजन, और आपका टॉपिक इंक्रीज हो जाएगा। ओके। चलिए, मूविंग टू द 6th क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल चेंज एंड डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग कल्चरल चेंज। क्लियर? यूनिट 1 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं। कल्चरल चेंज refers to the transformation of social beliefs, values, traditions and practices over time. Okay. It occurs due to various factors like globalization, technology, economic development, education. तो कल्चर देखिए चेंज कैसे कैसे होता, कैसे ट्रांसफर, जब आपके सोसाइटल बिलीव्स चेंज होते हैं, वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ट्रेडिशन चेंज होते हैं, प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कल्चरल भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि इंडिया कहाँ था और कहाँ पहुँच गया है धीमे धीमे इन सब चीज़ों के चलते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स आ रहे हैं, और फैक्टर्स उसमें क्या क्या है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो चीज़ें धीमे धीमे बदलती चली जा रही हैं। तो दिस इज़ द कल्चरल चेंज। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कल्चरल change by shaping perspective, promoting new ideas, fostering critical thinking, helping societies adapt to modern challenges while preserving their heritage. तो अपने पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इंडिया तो देखिए हमेशा एक्सेप्ट करता है नई चीज़ों को, हर चीज़ के लिए रेडी रहता है, नई तरह कल्चर को की चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मॉडर्न चैलेंजेस भी हमारे साथ हैं, हम मॉडर्न भी हो रहे हैं, लेकिन अपने जो हमारा खुद का एक कल्चर हेरिटेज है उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग कल्चरल चेंज। अब जो कल्चर में चेंज हुआ है उसका रोल एजुकेशन का क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। एजुकेशन हेल्प्स पास ऑन कल्चरल वैल्यूज while introducing new ideas that led to social change progress. क्लियर है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की वजह से कल्चरल वैल्यूज़ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं।
promotes rational thinking, encourages logical reasoning, questioning of outdated customs leading to positive societal changes। तो बहुत सारे जो हमारे आप समझिए जो दादी नानी जो किस्से सुनाते थे या कुछ बातें कहती थी, तो आज तो बच्चे उनको क्वेश्चन करते हैं कि नहीं भाई ऐसा क्यों हम नहीं करेंगे, या इसके लिए आप मुझे कुछ साइंटिफिक टाइम वो बताइए रीज़न, है ना। तो वो उसके लिए क्वेश्चन करते हैं उनसे। तो क्योंकि वो एजुकेटेड है तो उनको समझ में आ रहा है कि वो साइंटिफिकली चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। एनकरेजेस साइंटिफिक टेम्पर, रिड्यूसेस सुपरस्टिशंस एंड प्रमोट्स एविडेंसेस बेस्ड थिंकिंग एंड इनोवेशन एज आई डिस्कस्ड बिफोर। Fosters social mobility, provides opportunity for people to improve their socio-economic status leading to shift in traditional social structure। तो हमारा इस एजुकेशन के थ्रू हमारे सोशल इम्प्रूवमेंट भी हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो गए हैं। ठीक है। Bridges generational gaps, helps in adapting traditional values to modern context, ensuring cultural continuity with necessary evolution। तो जो हमारे कल्चर्स में कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय पे नहीं अच्छी मानी जाती थी, खासकर वोमेंस के लिए तो कितनी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना। जेंडर इनइक्वालिटी थी, इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास थी उसके लिए थे। तो ये सारी चीज़ों को एजुकेशन के थ्रू अब इसमें एक गैप मतलब ब्रिजेस का काम हो करती है ये एजुकेशन। नाउ कमिंग टू द जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो भी डिस्कस किया। एजुकेशन चैलेंजेस नॉर्म प्रमोट्स जेंडर जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ग्लोबल अवेयरनेस, मल्टीकल्चरिज्म इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट टू ग्लोबल कल्चर, फॉस्टरिंग टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी एंड क्रॉस कल्चर एक्सचेंज। तो अब तो देखिए इंडिया में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि वो हमारा ही फेस्टिवल है ना। तो दूसरे ग्लोबली और बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं जो बाहर के उसमें, जैसे कि एक हेलोइन एग्जांपल ले लेते हैं, हेलोइन पार्टी थीम पार्टी कर देते हैं अब लोग, जो कि बाहर की चीज़ें हैं। तो थैंक्स गिविंग डे लाइक दिस, तो ये सारी चीज़ें अब इंडिया में भी प्रमोट हो रही हैं, सिंस ग्लोबली वी आर कनेक्टिंग विच ईच अदर। और बाहर भी हम इंडिया की दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं लोग, होली सेलिब्रेट करते हैं ना। तो जबकि इस सारे कल्चर का एक दूसरे में एक्सचेंज भी हो रहा है। प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, encourages participation, freedom of expression and human rights awareness, leading to a more progressive society। ठीक है, क्लियर हो गया। Now prepare for technological adaptation, helps societies adapt to digital advancements and while balancing traditional knowledge and system। तो आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को तो इंडिया ने कितने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सब पे मतलब भर के कंटेंट लोग बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों का काम चल रहा है। एक तरफ डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत मॉडर्निटी भी आ रही है, लेकिन दूसरे साइड हमारा ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर भी प्रमोट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। Now environmental awareness and sustainability instills eco-friendly habits influencing cultural attitudes towards nature and conservation। क्लियर। तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स मैंने इसके लिए लिख दिए थे। अब कल्चर चेंज पर इसके आगे आप कंक्लूजन लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। नाउ मूविंग टू द सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। What is meant by social change? Discuss the role of education to bring about social change। Social change refers to significant alteration in social structures, values, norms and behaviors over time। तो वहाँ पर वो कल्चर की बात हो रही थी और यहाँ पर सोशल की बात हो रही है। उसमें चेंज हो जाना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सोशल चेंज। इट कैन बी ड्रिवन बाई फैक्टर्स। कौन से सेम फैक्टर्स यहाँ भी होंगे, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन शेपिंग सोसाइटी बाई प्रमोटिंग अवेयरनेस, इक्वलिटी, प्रोग्रेसिव थिंकिंग लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल सिस्टम। क्लियर। तो आप यहाँ से उठा के वो वाले पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं ऐसा थोड़ा सा रिपीट भी कर देती हूँ जिससे आपका एक दिमाग भी तैयार हो जाए कि आपको चीज़ें लिखनी कैसे हैं। अदरवाइज सेम ही चीज़ है जो कल्चर चेंज में हमने डिस्कस किया। देखिए, स्प्रेड अवेयरनेस, ओके, स्प्रेड अवेयरनेस, एजुकेट पीपल अबाउट देयर राइट्स, ड्यूटीज, सोशल इश्यूज, फोस्टरिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। सेम चीज़ है, सोशल जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस
थ्रू एजुकेशन अब आ गई है। प्रमोट्स इक्वलिटी, सेम थिंग जो हमने ऊपर डिस्कस किया। हेल्प्स एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड communities, provides opportunities for underprivileged section to improve their social economic background. ठीक है, nothing is difficult, we have discussed everything before. Encourages rational thinking, reduces superstitions, blind beliefs, promoting scientific and logical reasoning. Clear? Strengthen democracy, same point है ऊपर वाला. Educates citizen about democratic values, rights, responsibilities, enhancing civic participation. ठीक है. Enhances economic development. Trained educated individuals contribute to national growth through skilled labor and innovation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. Bridges generational gaps, helps modernize traditions while respecting cultural heritage and ensuring balanced progress. सेम जनरेशन गैप की बात यहाँ पर है जो पहले हमने डिस्कस किया है. Encourages gender sensitization, promotes gender equality, women empowerment, challenging patriarchal norms. Okay, challenging patriarchal norms. Improves health and hygiene, spreads knowledge about health practices, sanitation, disease prevention and leading to better living conditions. Now वो सारे लोग एजुकेशन की वजह से हेल्थ और हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा जो है अवेयर हो गए हैं, ध्यान रखते हैं अपने आप को अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए भी बहुत अवेयरनेस फैल रही है, हालांकि उतनी नहीं है लेकिन फिर भी है. Develops global perspective, foster cross culture understanding and prepares individual for global changes. We have discussed before. ठीक है, लास्ट में again you will write the conclusion. चलिए, moving to the question number 8. What do you mean by universalization of education and describe its main problems? ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान कर लेते हैं. यूनिवर्सलाइजेशन एक आपका टर्म है यूनिट 3 में, इसलिए और इस पर क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर, कास्ट एंड और जोग्राफिकल लोकेशन. यूनिवर्सलाइजेशन वही है सर्व शिक्षा अभियान. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एकदम आपके में यूनिट में एक टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया. बेसिकली है वही कि सभी को एक समान क्वालिटी की शिक्षा को प्रोवाइड कराना, जो हमारा सोशल. और देखिए ज़्यादातर बात जेंडर, कास्ट, क्रीड पर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसी की होती, क्योंकि हमारी सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम ही वही था और कहीं ना कहीं आज भी हो जाता है. ठीक है, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि इक्वलिटी की बात करते हैं कि सबको इक्विटी एंड इक्वलिटी मीन्स अपॉर्चुनिटीज सबको साथ समान तरह से मिले. इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड रिसीव्स फ्री एंड कंपल्सरी एंड क्वालिटी एजुकेशन अप टू द सर्टेन लेवल, यूजुअली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन. एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. आई विल जस्ट रीड. इफ देर इज एनी थिंग विच विल कम न्यू देन आई विल एक्सप्लेन. ओके. इन इंडिया, इनिशिएटिव्स सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एम टू अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन. हाउएवर सेवरल चैलेंजेस हिंडर इट्स फुल इम्प्लीमेंटेशन. तो फुल इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़े चैलेंजेस थे, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. इससे ऊपर हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान में जो हमारे फ़ायदे हैं या जो एडवांटेजेस थे उसकी बात की थी, तो वहाँ से अगर आ जाता है तो वो लिख देंगे, और यहाँ से अगर प्रॉब्लम आ जाती है यही प्रॉब्लम हम वहाँ भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. मेन प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. मैनी स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज लैक प्रॉपर क्लासरूम्स, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड लाइब्रेरीज. ऑब्वियसली देखिए, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ और आज भी ये जो गरीबी थी एक, वो आज तक उसका इफेक्ट है. हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अभी अभी तो इधर करने भी लगी है, अदरवाइज गरीबी बहुत ज़्यादा थी. तो उस तरह से वो फंड्स वगैरह एंड ऑल सब आज भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है गाँव में. ठीक है. शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स, देयर इज़ एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एंड लीडिंग टू पुअर लर्निंग आउटकम्स. ये सब पहले की बातें. अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, टीचर्स पर, एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है. ठीक है. हाई ड्रॉप आउट रेट्स. तो सिंस ड्रॉप आउट कर सकते थे, अब जो गरीबी के चलते तो बच्चों को लोग अपने कामों पे लगा रहे हैं, लेबर करा रहे हैं, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट कर देते थे, स्कूल छोड़ देते थे.
ड्यू टू poverty, child labor and family responsibilities, many children drop out before completing their education. ठीक है. Now, gender disparity, girls often face discrimination, early marriages, societal restrictions that limit their education. Clear? Socioeconomic background या barriers. Children are marginalized communities faces financial and social obstacle in accessing education. जो marginalized group थे तो उनको एक सोसाइटी में ही आना उनके लिए एक समस्या का काम हो जाता था. उसके बाद उनके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं होते थे. ठीक है. लैंग्वेज एंड करिकुलम इश्यूज. अ रिजिड करिकुलम एंड लैंग्वेज बैरियर्स मेक लर्निंग डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. हमारी इंडिया में तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं. अब स्कूल में जाएंगे तो या तो आप एक मेन स्टेट लैंग्वेज होगी और साथ में इंग्लिश होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से दिक्कत बनती थी पढ़ाई में. पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है. टीचर्स अच्छे नहीं थे तो पुअर क्वालिटी एजुकेशन तो हो ही जाता है, बट एक पॉइंट बढ़ाने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है. Even when schools are available, the quality of education remains low due to outdated teaching methods. Teaching methods भी पुराने थे, लेकिन अब तो digitization हो चुका है. Digital divide. Lack of access to technology and internet affects education in remote and underprivileged areas. ठीक है, ये उस समय की बात है जब ये आया था. अभी तो बहुत कुछ चेंजेस हो गए. Now we are in 2025. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 2000 से स्टार्ट हो रही थी जब नई नई चीज़ें लाई जा रही थी, बट उनको इम्प्लीमेंट करने में तब टेक्नोलॉजी एंड ऑल की कमी आ रही थी. ठीक है. इन एडिक्वेट गवर्नमेंट फंडिंग, लिमिटेड बजट एलोकेशन अफेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर सैलरीज एंड एबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज. गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए फंडिंग करनी है तो एक लिमिटेड फंड यहाँ पर मिलता था. लैक ऑफ अवेयरनेस. मैनी पेरेंट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लीडिंग टू लो इनरोलमेंट रेट्स. ठीक है. देखिए, जिनको खाने पीने का ही एक इशू है उनके जीवन में बड़ा मुद्दा, तो एजुकेशन तो सेकेंडरी आ जाती है उनके लिए. तो स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड के या जो लोग थे उनके लिए एजुकेशन उतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं. उनको पता ही नहीं था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट. कंक्लूजन आप लोग लिख लेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 9th क्वेश्चन. एक्सप्लेन आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको करा रही हूँ. शायद ये 23 या 24 में आया हुआ है, याद नहीं है मुझे. किसी एक जगह किसी एक पेपर में मैंने देखा है. ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. आपको सारे याद ही कर लेने हैं क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इसमें आप कुछ बना के नहीं लिख पाएंगे. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन. अगेन आई हैव डिस्कस्ड बिफोर कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा गरीबी थी और एजुकेशन की कमी थी, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारी एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रावधान कर दिए गए थे. Ensuring free and compulsory education, equitable access to all citizens. These provisions fall under the fundamental rights, directive principles of state policy and fundamental duties. बाद में धीरे धीरे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर लिया गया, डायरेक्ट वो DPSP में इंक्लूड कर लिया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया गया. नाउ देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन. जो क्वेश्चन है हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन. अभी जो हमने डिस्कस किया 2009 में जो ऐड हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसको फंडामेंटल आर्टिकल बना के आर्टिकल 21 में ऐड किया गया ए में. मेकिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स. क्लियर. आर्टिकल 45 कहाँ पर है? ये डायरेक्ट स्टेट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एजेस ऑफ 14. तो इसी के बेसिस पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे स्टेट में वो इसी के बेसिस पर हैं क्योंकि स्टेट को ये डायरेक्शन था. आर्टिकल 46 क्या कहता है? फोकस ऑन प्रमोटिंग द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन. ठीक है. आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्ट्स द एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बाय अलाउइंग देम प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर्स. उसी के बेसिस पे जो मुस्लिम्स में मदरसे एंड ऑल हैं वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. और रिजर्वेशन जो हमारा आता है वो उसके अंदर आता है आर्टिकल 46 के अंदर. आर्टिकल 30 इज गिव्स माइनॉरिटी टू राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें जैसे लिखी हैं इसको एकदम वैसे ही याद कर लीजिएगा. आर्टिकल 51 ए से के तक है. स्टेट में ए में जो के सेक्शन है ए टू लेकर के तक है पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है. उसमें के जो है वो क्या कहता है? स्टेट दैट पेरेंट्स और गार्जियन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स. ये उनकी मतलब उनको कराना है, ये एक तरह का लॉ है. ठीक है.
अगर कोई इसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 350A डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, तो 350A इसकी बात करता है। और लास्ट है 7th शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट मीनिंग बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि जो स्टेट का भी मैटर में आता है और सेंटर के भी मैटर में आता है, दोनों ही उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। तभी NEP 2020 सेंट्रल से आया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में भी हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है और एजुकेशन उसके अंडर होती है। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे और मैंने समझिए ईजी लैंग्वेज में कर दिया है कि आपको याद करना ईजी होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।